हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये रेलवे के प्रीवियस एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, इस सीरीज के अगर पिछले वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से पिछले सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें 5 समूह होते हैं। एक होता है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और फंगी और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो ये 5 समूह होते हैं। अगर हम बात करते हैं मोनेरा की, तो इसमें जो जीव होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। और ये जो जीव होते हैं एक कोशिकीय, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें, यानी कि जो एक कोशिका होती है इनकी वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। बाकी इसके अलावा जितने भी किंगडम है उसमें सब में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इसमें केंद्रक तो होता है लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से जीव आते हैं मोनेरा में, तो इसमें बैक्टीरिया आता है और साइनोबैक्टीरिया, जिसको नील हरित शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये आ जाते हैं मोनेरा के अंदर। और माइकोप्लाज्मा दिया गया है, माइक्रोप्लाज्मा लिखेंगे इसको। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है। लेकिन माइक्रोप्लाज्मा में शैवाल नहीं होती है। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसकी जो कोशिका होती है, कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो है मोनेरा में ही आ जाएगा। डाइटम जो है यहाँ पे मोनेरा के अंतर्गत नहीं आएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डाइटम क्या है, तो डाइटम एक तरह का शैवाल है, यानी कि एल्गी है। और एल्गी किस में आते हैं, तो एल्गी आते हैं प्लांट किंगडम में, ठीक है। एल्गी किस में आते हैं, प्लांट किंगडम में। यहाँ पे इसमें गलत दिया गया है, प्रोटिस्टा में नहीं आते हैं। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना वगैरह। और फंगी की बात करते हैं तो इसमें कवक आते हैं। और प्लांट किंगडम में आपका पौधे आते हैं, जिसमें शैवाल भी आता है, एल्गी। और एनिमिलिया में जो पशु होते हैं, जानवर, जीव जंतु, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाइटन क्या है, एक शैवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईका सिलिकॉन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मेंडेलीव जिन्होंने पहली बार आवाज सारणी बनाई थी, जिनको आवाज सारणी का जनक कहते हैं, तो इन्होंने अपनी आवाज सारणी में पहले से कुछ तत्वों के लिए जगह छोड़ रखी थी और इन्होंने उन तत्वों के बारे में बता दिया था कि इसकी जगह पर नए तत्वों की खोज होगी और उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, उसकी भविष्यवाणी इन्होंने पहले से कर दी थी। और जो उन्होंने जगह छोड़ी थी खाली, उसके लिए इन्होंने नाम दिया था, एक था ईका एल्युमिनियम, ठीक है। 3 जगह छोड़ी थी इन्होंने, ईका एल्युमिनियम, ईका बोरॉन, ठीक है, ईका बोरॉन और ईका सिलिकॉन, ये 3 जगह इन्होंने छोड़ी थी। बाद में जब उन तत्वों की खोज हुई तो इनकी जगह पर रख दिया गया। तो ईका एल्युमिनियम की जगह पर कौन सा तत्व रखा गया था, तो गैलियम रखा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है गैलियम। तो ये जगह पहले खाली होती थी और इसका नाम क्या था, ईका एल्युमिनियम नाम रहता था, ठीक है। और बोरॉन, ईका बोरॉन की जगह पे कौन सा तत्व आया, तो स्कैंडियम, ये स्कैंडियम है। तो पहले यहाँ पे खाली जगह की जगह क्या होता था, ईका बोरॉन होता था, ठीक है। और ईका सिलिकॉन, तो ईका सिलिकॉन इन्होंने जर्मेनियम, ये जगह छोड़ी थी जिसको कहते हैं जर्मेनियम। तो यहाँ पे पहले खाली जगह थी जिसको ईका सिलिकॉन इन्होंने नाम दिया था अपनी तरफ से, और बाद में जब जर्मेनियम की खोज हुई तो यहाँ पे ईका सिलिकॉन की जगह रखा गया। तो ईका सिलिकॉन को किस नाम से जाना जाता है, तो जर्मेनियम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट विलेन को बेरियम क्लोराइड विलेन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये है सोडियम सल्फेट, और इसको मिलाया जाता है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये बनता है बेरियम सल्फेट और 2NaCl, ठीक है। यहाँ पे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है, जो कि लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त होता है, और ये है बेरियम सल्फेट जो कि अवक्षेप यानी कि पाउडर के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, और ये सभी दिया ही गया है, पहले लिक्विड के फॉर्म में थे, विलेन के रूप में थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताएं किस समूह की हैं। दिया गया है ये सभी धातु तत्व हैं, यानी मेटल्स हैं, और फिर ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी से
क्रिया करते हैं और इन सभी तत्वों की वैलेंसी 1 है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया हैलोजन समूह। तो हैलोजन में जो है 17वां ग्रुप जो होता है उसके सभी तत्वों को क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। और इसके जो तत्व होते हैं इनकी आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिए गए ये सभी धातु तत्व हैं। तो ये हैलोजन ग्रुप में 17वें ग्रुप में जो तत्व होते हैं वो सभी धातु नहीं होते हैं बल्कि अधातु होते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब होते हैं। तो ये सभी नॉन मेटल्स यानी कि अधातु होते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर दिया गया अल्कली मेटल समूह। तो अल्कली मेटल समूह ये क्षारीय धातुएं इनको कहेंगे, क्षारीय धातुएं। तो ये जो है फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसमें जितने भी तत्व हैं उनको क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं। ठीक है, और इनकी संयोजकता भी 1 होती है क्योंकि इनकी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं। ठीक है, अष्टक अपना पूरा करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं या ग्रहण करते हैं तो संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे इनकी संयोजकता भी 1 होती है और ये क्षारीय धातुएं भी होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन दिए गए हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल समूह। तो ये सेकेंड ग्रुप होता है, सेकेंड ग्रुप होता है और इसमें जो तत्व होते हैं इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब होते हैं। तो इनकी आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि इनकी वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, और फिर दिया गया एल्कली मेटल और हैलोजन समूह। तो हैलोजन समूह हो नहीं सकता तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट में प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होगा। तो किसी सर्किट में प्रतिरोधक अगर श्रेणी क्रम में इस तरह से जुड़े हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हुए होते हैं तो जितने भी रजिस्टर हैं उनमें करंट जो है हर जगह समान होती है। ठीक है, धारा जो है हर जगह समान होती है श्रेणी क्रम में, और वोल्टेज जो है अलग अलग होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। और अगर यही पैरेलल सीरीज में हो, ठीक है, अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है जितने भी रजिस्टर होते हैं, धारा अलग अलग होती है। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही रहता है। तो धारा का मान जो है क्या रहेगा, एक ही रहता है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो कि स्रावित होता है कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से ये स्रावित होता है। थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है T3 और एक होता है T4। T4 होता है थायरोक्सिन, T4 ही थायरोक्सिन होता है आपका, और T3 होता है ट्राइडोथायरोनिन। ठीक है, ट्राइडोथायरोनिन ये होता है T3। और जो थायरोक्सिन होता है इसके संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ठीक है, आयोडीन इसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर, जिसको घेंघा रोग कहते हैं, घेंघा रोग या ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। तो ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है कार्टिलेज, कार्टिलेज जिसको उपास्थि कहते हैं। तो ये जो है इलास्टिक टिश्यू होती है, जहाँ पर इलास्टिसिटी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे कि हड्डियों के ज्वाइंट पे जो है हड्डियाँ कठोर होती हैं तो यहाँ पे थोड़ा स्मूथनेस की आवश्यकता होती है, जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है जिसको कहते हैं उपास्थि। ठीक है, और इसके अलावा ये कान में पाया जाता है, कान को हम थोड़ा मोड़ पाते हैं, इलास्टिसिटी होती है कान में, या नाक को हम थोड़ा सा मोड़ पाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एरियोलर की, तो एरियोलर ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो कि पाया जाता है त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, त्वचा के जो लेयर्स होती हैं उसमें जो है पाया जाता है। टेंडन की बात करते हैं तो इसको कहते हैं कंडरा। ठीक है, कंडरा कहते हैं, और ये जो है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, और स्नायु को कहते हैं लिगामेंट, लिगामेंट। और ये किससे जोड़ता है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, लिगामेंट या स्नायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस नाम से जाना जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये क्या होता है, तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, या शॉर्ट में इसको POP कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम
जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, और इसको जब हम गर्म करते हैं लगभग 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक इसको जब गर्म किया जाता है तो इसमें से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे पानी के, तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं। ठीक है, और बचता है CaSO4.12H2O। यही क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको क्या कहते हैं, POP कहते हैं। ठीक है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो POP होता है यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें जब पानी डाला जाता है तो फिर से जो है ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, फिर से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट के जो घटक होते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसमें होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि 60 से 65% तक होता है। और इसके अलावा सिलिका होता है, सिलिका जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। ठीक है, ये कितना पाया जाता है, तो ये 20 से 25% तक पाया जाता है। और इसके अलावा एल्यूमिनियम पाया जाता है जो कि Al2O3 होता है, ये इसको एल्यूमिना कहते हैं। तो ये जो है पाया जाता है लगभग 4 से 8%। तो मेन ये तत्व होते हैं। और इसके अलावा आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पाया जाता है। ठीक है, तो वो कम मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सिलिका ही जो है राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड दिया नहीं गया है, ना ही एल्यूमिनियम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH होता है। तो OH फंक्शनल ग्रुप किस में होता है, एल्कोहल में होता है। ठीक है, एल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है और इसमें लास्ट में सफिक्स के रूप में ऑल लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनको पहचान सकते हैं, ऑल लगा होता है, जैसे कि इथेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये सब क्या है, एल्कोहल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, OH लगा होता है लास्ट में, जैसे कि मान लीजिए CH4 है, ये क्या है, मेथेन है। ठीक है, और इसी में CH जो है एक कम हो जाता है और इसकी जगह पे OH जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल बन जाता है। और फिर अब ये क्या है, ये एल्कोहल हो जाएगा। और ब्यूटेनॉल की बात करें तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है। तो ब्यूटेनॉल का क्या हो जाएगा, C4H10 की जगह 9 हो जाएगा और OH। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, ब्यूटेनॉल। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की छवि होती है। तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो प्लेन मिरर की छवि कैसे होती है, तो इसकी जो छवि होती है एक तो समान आकार की होती है, समान आकार की होती है, और सीधी होती है, सीधी छवि होती है, सीधी छवि होती है लेकिन पार्श्व तौर पर उल्टी होती है। इसको कहेंगे पार्श्वता उल्टा या लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो चीज़ बाईं तरफ होती है वो दाईं तरफ दिखाई देती है समतल दर्पण में, और जो दाईं तरफ होती है वो बाईं तरफ दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो समान आकार की होती है, सीधी छवि होती है, पार्श्वता उल्टी होती है, और इसके अलावा आभासी होती है। ठीक है, आभासी होती है। सीधी प्रतिबिंब जो भी होती है, सीधा प्रतिबिंब, वो कैसा होता है, आभासी, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आभासी और पार्श्वता उल्टा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक हो नहीं सकता, पार्श्वता उल्टा तो सही है लेकिन वास्तविक नहीं हो सकता, तो ये गलत है। वास्तविक और सीधा, तो वास्तविक प्रतिबिंब सीधा हो ही नहीं सकता। आभासी और पार्श्वता सीधा, तो ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वैमस का मतलब होगा यहाँ पे सल्कीय। ठीक है, तो सरल स्क्वैमस एपिथेलियम ये हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को और हमारे आहार नाल के आंतरिक अस्तर को बनाता है। और यहाँ पे दिया गया स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम, तो ये जो है बनाता है त्वचा को। ठीक है, त्वचा को बनाता है स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे स्तरीकृत मतलब कि लेयर्ड, यानी कि लेयर में होती है अलग अलग। तो त्वचा जो है हमारी कई लेयर से मिलकर के बनी होती है, तो ये स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सुखाने वाले एजेंट का मतलब कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कौन प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ये जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब एल्कोहल या अमोनिया से वाटर को हटाना होता है तब इसका प्रयोग करते हैं, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शीतल पेय में उपस्थित होता है। तो शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जब इसको घोलते हैं तो इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये सभी कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साइट्रिक एसिड भी कुछ कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है। तो ये जो है फ्लेवर के लिए, जहाँ पे खट्टे फ्लेवर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे साइट्रिक एसिड मिलाते हैं। तो ये सब में नहीं होता है, कुछ में होता है जहाँ पे फ्लेवर की ज़रूरत होती है, लेकिन कार्बोनिक एसिड सब में होता है। इसके अलावा एक और एसिड होता है फास्फोरिक एसिड, वो भी मिलाया जाता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए कार्बोनिक एसिड जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी, जिसमें जंतुओं का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किया जाता है, तो इसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को इसके जनक के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कार्ल लिनियस, ठीक है। तो इनका जो किंगडम था, इसमें दो ही किंगडम थे। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें कौन कौन से किंगडम थे? तो पहला था एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम, और दूसरा था प्लांट किंगडम। और अभी जो हम लोग आज पढ़ते हैं, ये कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं? तो हम लोग आज की डेट में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसमें 5 किंगडम है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों की लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो आंखों के लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने में कौन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलियरी बॉडी, जिसको पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी मसल्स कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लेंस है, तो यहाँ पे ये है क्या? सिलियरी मसल्स, जो कि इसके साइज को कंट्रोल करती हैं, पतला या इसको मोटा करती हैं, ताकि हम दूर या पास की चीज़ों को आसानी से देख सकें, ठीक है। जब ये मोटा होता है, जब हमें पास की चीज़ को देखना होता है तो सिलेरी मसल्स इसको सिकोड़ देती हैं ताकि लेंस मोटा हो जाए, तो हम पास की वस्तुओं को देख पाते हैं। और जब ये रिलैक्स होता है तब हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। रिलैक्स होता है जब, तो यानी कि वो पतला होता है लेंस, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आइरिस दिया गया है, तो आइरिस क्या होता है? आइरिस को परितारिका भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये आइरिस होता है जो पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। पुतली जिससे जो है प्रकाश की मात्रा जाती है, प्रकाश की मात्रा कम जाती है या ज़्यादा जाती है, ये कौन नियंत्रित करता है? तो ये पुतली नियंत्रित करती है, ठीक है। पुतली जिसको प्यूपल कहते हैं। और पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है? तो आइरिस। और इसके अलावा आइरिस जो है ये आंखों के कलर को डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, Al2SO4 का होल साइज में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे Al2SO4 का होल साइज दिया गया है। इसमें जो है पूरे का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, Al2SO4 का होल साइज, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, इसका जो है एटॉमिक मास क्या होता है? तो इसका एटॉमिक मास होता है 27U, और 2 एटम है तो 27 × 2 हो जाएगा। और यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर के कितने एटम है? तो 3 है। ये जो है 3 का जो है पूरे में मल्टीप्लाई है, तो सल्फर के 3 एटम है, और सल्फर के 1 एटम का मास होता है 32U, तो 32 × 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितने एटम है? तो 4 × 3 यानी कि 12 एटम है। तो ऑक्सीजन के 1 एटम का होता है 16U, और 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 दूना होता है 54, 32 × 96, और 16 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 192, ठीक है। और इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 342U, ये आ जाएगा, इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इसमें से हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो ऑक्सीजन का कितना है? केवल ऑक्सीजन का 192 है। तो 192 कितने में से है? 342 में से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 56.1% जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित एक ट्रॉली को 10 मीटर तक खींचता है तो उसके अंदर किया गया कार्य क्या होगा? कार्य यानी कि वर्क डन। तो इसका फॉर्मूला होता है F × S × cos थीटा। F यानी कि बल, तो बल दिया गया है 50 न्यूटन। S यानी कि विस्थापन, तो विस्थापन कितना है? 10 मीटर। और cos थीटा, तो थीटा जो है क्या होता है? ये बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो जो व्यक्ति है वो अपनी ओर ट्रॉली खींच रहा है और 10 मीटर तक ले जाता है, तो बल और विस्थापन की दिशा जो है क्या है? सेम है। तो जब सेम है तो यानी कि थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos 0 हम लेंगे, और cos
जीरो का मान होता है 1। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो यानी कि 50 × 10 × 1 हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा 500 जूल के बराबर हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 जूल। अगला क्वेश्चन है निम्न तत्वों में सबसे बड़ा अणु है। यहाँ पे अणु की जगह परमाणु होना चाहिए। इसमें से कौन सा सबसे बड़ा परमाणु है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है कम होती है। तो परमाणु का आकार क्या होता है घटता है। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त सारणी में, अप से डाउन आते हैं, तो परमाणु का आकार क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हाइड्रोजन, तो ये सबसे ऊपर है। ठीक है, और उसके नीचे है लिथियम। तो हाइड्रोजन और लिथियम में अगर हम कंपेयर करते हैं तो किसका साइज बड़ा होगा। तो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो बढ़ता है, तो यानी कि लिथियम का ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, तो लिथियम का जो है क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन दिया गया है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन है इसी पीरियड में और फ्लोरीन यहाँ पे है। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है घटता है, यहाँ पे घट रहा है। तो इधर जब जाएंगे तो घटेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होगा लिथियम का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आवधिक आवर्त सारणी में आवर्त 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। तो यहाँ पे बताना है निष्क्रिय गैस यानी कि जो इनर्ट गैसेस वाला ग्रुप है उसमें 4th पीरियड में कौन सा तत्व है। तो निष्क्रिय गैसों वाला ग्रुप कौन सा होता है 18वां जो ग्रुप होता है। इसमें जितने भी तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं अक्रिय गैसें कहते हैं, या इनर्ट गैसेस कहते हैं, या नोबल गैसेस कहते हैं, और इस ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पहला होता है हीलियम, और फिर इसके बाद नियॉन, इसकी शॉर्टिक होती है हीना, नीना और करीना की, जीरोक्स, रानी। ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये तत्व होते हैं 18वें ग्रुप के। और इसमें पहले आवर्त की बात करते हैं तो पहले आवर्त पे हीलियम है, दूसरे पर है नियॉन, तीसरे पे है ऑर्गन, और चौथे पे कौन है तो क्रिप्टॉन है। तो चौथे पीरियड में कौन है क्रिप्टॉन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर पता है तब भी आप निकाल सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 36। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो होता है 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, 2 8 10, 18 28 और आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 8 10, 18 28 8 36। तो यहाँ पे कितनी कक्षाएं बन रही हैं 4 कक्षाएं। तो अगर इसकी 4 कक्षाएं हैं 4 कोर्स हैं तो यानी कि ये चौथे पीरियड का तत्व है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो कक्षाओं की संख्या होती है वो प्रदर्शित करती है कि वो किस आवर्त का तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो ये वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है द्रव्यमान कितना है 8 किलोग्राम है, और प्रारंभिक वेग u का मान कितना है तो u दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड, और v कितना दिया गया है अंतिम वेग तो 6 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और टाइम इसके अलावा दिया गया है 3 सेकंड, 3 सेकंड टाइम दिया गया है। तो निकालना क्या है बल का मान निकालना है फोर्स। तो F इक्वल टू होता है m इंटू a होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान 8 किलोग्राम दिया गया है m, तो यहाँ पे 8 लिख लिया हमने, और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण नहीं दिया गया है। तो त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 v यानी कि अंतिम वेग क्या दिया गया है तो अंतिम वेग दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, और u का मान दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। तो ये किसके बराबर होगा 8 गुणे 2 बटे 3 यानी 16/3, 3 बचे 15 और 0.33 5.33 न्यूटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस गैस का प्रयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। तो प्रदीप्त गैस का मतलब होता है जो रोशनी दे सके। तो रोशनी देने वाली गैस को क्या कहते हैं प्रदीप्त गैस कहते हैं। तो प्रदीप्त गैस के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है प्रोपेन का। ठीक है, प्रोपेन, क्योंकि इसको जब हम जलाते हैं तो ये चमकदार रोशनी के साथ जलती है, तो इसीलिए जो है इसको प्रदीप्त गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया ब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्या होता है तो ये एलपीजी में पाया जाता है ब्यूटेन, और इसके अलावा प्रोपेन भी पाया जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन ये किस में होता है एलपीजी में। मुख्यतः जो है ब्यूटेन ही होता है, लेकिन प्रोपेन भी कुछ मात्रा में होता है। तो एलपीजी में क्या होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है,
और इसके अलावा एलपीजी में स्मेल के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो स्मेल के लिए मिलाई जाती है ईएम, जिसको कहते हैं इथाइल मरकैप्टन। ये सल्फर का कंपाउंड होता है, तो इथाइल मरकैप्टन इसको जो है स्मेल के लिए मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है तो कार का त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पे त्वरण बताना है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v अंतिम वेग, v कितना दिया गया है? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, लेकिन हमें इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, क्योंकि एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड में होती है और ऑप्शन भी मीटर पर सेकेंड में ही है। तो यहाँ पे 72 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5 गुणे 18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 18 चौक 72 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा v का मान। u का मान क्या होगा? तो u दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? v की जगह लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड अंतिम वेग, और प्रारंभिक वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? तो टाइम दिया गया 5 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 15/5 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड स्क्वायर नीचे था बटे में, इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस में पावर लग जाएगी। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये वाला भी दिया गया है, तो इसको गलती से आप ना कर दीजिएगा टिक। अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को किस में नापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को नापा जाता है नैनोमीटर में। ठीक है, नैनोमीटर में नापते हैं, और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाएं जो एक जीवित हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं वो किससे बना होता है? तो अस्थि कोशिकाएं यानी कि बोन सेल्स, बोन सेल्स जो है हार्ड मैट्रिक्स जिसको कहते हैं आधात्री, कठोर आधात्री, तो ये मैट्रिक्स में जो है स्थापित होती हैं, और ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।